एक रात, एक काली अंधेरी रात, जब शराब के नशे में धुत पति ने अपनी ही पत्नी को आधी रात को बीच सड़क पर धकेल दिया, बिना पैसों के, बिना छत के और बिना किसी सहारे के। दुनिया को लगा था कि रेखा अब खत्म हो जाएगी, लेकिन रेखा ने हार नहीं मानी। बर्तन मांजने से लेकर करोड़ों का साम्राज्य खड़ा करने तक की एक ऐसी दास्तां जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हवाओं में शहनाइयों की गूंज अभी भी बाकी थी, पर रेखा के मन में एक अजीब सी हलचल मची थी। लाल जोड़ा, हाथों में गहरी रची मेहंदी और माथे पर चमकती बिंदिया। रेखा आज दुनिया की सबसे खुशकिस्मत दुल्हन लग रही थी। उसके माता पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर उसकी शादी विकास से की थी, जो एक अच्छे खानदान का लड़का माना जाता था। रेखा अपने ससुराल के फूलों से सजे कमरे में बैठी विकास का इंतजार कर रही थी। उसने मन ही मन हजारों सपने बुन रखे थे। एक ऐसा घर जहां प्यार हो, सम्मान हो और एक ऐसा पति जो उसका हमसफर बने। कमरे में गुलाबों की खुशबू महक रही थी, पर रात के 12 बजते बजते वह खुशबू रेखा को भारी लगने लगी। अचानक सन्नाटे को चीरते हुए कमरे का दरवाजा जोर से खुला। रेखा की धड़कनें तेज हो गई। उसने घूंघट के पीछे से देखा। विकास कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। जैसे ही वह करीब आया, गुलाबों की खुशबू गायब हो गई और उसकी जगह शराब की कड़वी तीखी गंध ने ले ली। रेखा सन्न रह गई। विकास ने बिना कुछ बोले बिस्तर पर पैर फैला दिए। रेखा ने हिम्मत जुटाकर धीमे स्वर में कहा, आप ठीक तो हैं? इतनी रात हो गई और आपने। विकास ने एक झटके में रेखा का हाथ पकड़ा और उसे अपनी ओर खींच लिया। उसकी आंखों में वह प्यार नहीं था जिसका रेखा ने सपना देखा था, बल्कि एक अजीब सा गुस्सा और नशा था। विकास दहाड़ा, चुप रहो, मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है और कब आना है। तुम इस घर में सिर्फ मेरी सेवा करने के लिए आई हो, मुझे नसीहत देने के लिए नहीं। रेखा की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी सुहाग रात का स्वागत इस कड़वे शब्दों से होगा। विकास की पकड़ इतनी मजबूत थी कि रेखा की चूड़ियां उसकी कलाई में चुभने लगी। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की तो विकास ने उसे बिस्तर पर धक्का दे दिया और खुद वहीं सो गया। पूरी रात रेखा उस सजे हुए कमरे के एक कोने में सिमट कर रोती रही। बाहर दुनिया समझ रही थी कि रेखा की नई जिंदगी की खूबसूरत शुरुआत हुई है, लेकिन हकीकत में रेखा ने उस रात जान लिया था कि उसने फूलों की सेज पर नहीं, बल्कि कांटों पर कदम रखा है। सूरज की पहली किरण जब कमरे की खिड़की से छनकर रेखा के चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंखें सूजी हुई थी। पूरी रात वह सो नहीं पाई थी। रात के उस खौफनाक मंजर की यादें उसे रह रह कर कपा रही थी। उसने अपने बिखरे हुए गहने समेटे और शीशे में खुद को देखा। मांग में सिंदूर था, लेकिन आंखों की चमक गायब हो चुकी थी। बिस्तर पर विकास अभी भी गहरी नींद में सोया हुआ था। उसके चेहरे पर रात वाली वह दरिंदगी अब नहीं दिख रही थी। वह बहुत मासूम लग रहा था। रेखा को लगा कि शायद रात को जो हुआ वह एक बुरा सपना था। शायद थकान या दोस्तों के दबाव में उसने ज्यादा पी ली होगी। एक भारतीय पत्नी के संस्कार उसे हार मानने से रोक रहे थे। उसने सोचा, एक मौका तो सबको मिलना चाहिए। रेखा ने नहा धोकर पूजा की और रसोई में जाकर सबके लिए चाय बनाई। जब वह चाय लेकर कमरे में पहुंची तो विकास जाग चुका था। वह अपना सिर पकड़कर बैठा था, जैसे उसे बहुत तेज दर्द हो रहा हो। रेखा को देखते ही वह अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें शर्मिंदगी से झुकी हुई थी। विकास धीरे से रेखा के पास आया और अचानक उसके पैरों में गिर पड़ा। रेखा सकपका गई। ये आप क्या कर रहे हैं? विकास रोने लगा। असली आंसू या मगरमच्छ के आंसू, यह तो समय ही बताता। पर उस वक्त वह बहुत टूटा हुआ लग रहा था। उसने सिसकते हुए कहा,
रेखा, मुझे माफ कर दो। कल रात मैंने जो किया वो मैं नहीं था, वो शैतान था जो शराब के रूप में मेरे अंदर घुस गया था। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। प्लीज मुझे एक मौका दो। विकास ने रेखा का हाथ थाम लिया और कसम खाई, आज के बाद मैं इस काली बोतल को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। अगर मैंने फिर भी कभी शराब पी तो तुम जो कहोगी मैं वही सजा भुगतने को तैयार रहूंगा। बस मुझे छोड़कर मत जाना। रेखा का कोमल मन पिघल गया। उसने सोचा कि अगर विकास अपनी गलती मान रहा है तो उसे सुधरने का मौका देना उसका फर्ज है। उसने विकास को उठाया और कहा, ठीक है, मैं आपको माफ करती हूँ, लेकिन याद रखिएगा, विश्वास कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो फिर कभी नहीं जुड़ता। उस दिन विकास बहुत बदल गया था। वह रेखा का बहुत ख्याल रख रहा था। घर वालों के सामने भी उसने रेखा की खूब तारीफ की। रेखा को लगा कि शायद उसकी दुआएं कबूल हो गई है और उसका घर बस गया है। दिन भर खुशियों का माहौल रहा, लेकिन शाम होते होते रेखा के मन में एक अनजाना डर फिर से घर करने लगा। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, रेखा की धड़कनें बढ़ने लगी। वह बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। विकास ऑफिस से घर आने वाला था। विकास के वादे ने रेखा के जख्मों पर मरहम का काम किया था। उसे लगा कि शायद हर इंसान से गलती होती है और विकास ने अपनी गलती मान ली है। यही बड़ी बात है। पूरे दिन रेखा ने बड़ी खुशी खुशी घर का काम किया। उसने अपनी सासू माँ की सेवा की और रात के खाने में विकास की पसंद का शाही पनीर और खीर बनाई। वह बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी। दिल में एक उम्मीद थी कि आज विकास वक्त पर आएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। रात के 8 बजे, फिर 9 बजे, लेकिन विकास का कोई पता नहीं था। रेखा का फोन बार बार विकास का नंबर मिला रहा था, पर फोन स्विच ऑफ आ रहा था। रेखा की बेचैनी अब डर में बदलने लगी थी। उसकी सासू माँ ने चिढ़ते हुए कहा, अरे बहू, इतना क्यों परेशान होती हो? मर्द है, दोस्तों के साथ कहीं रुक गया होगा, तू खाना लगा, वह आता ही होगा। लेकिन रेखा का मन नहीं मान रहा था। रात के 11 बज चुके थे। घर में बाकी सदस्य सो चुके थे, पर रेखा मुख्य द्वार के पास ठंडी जमीन पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। तभी बाहर एक गाड़ी रुकी। रेखा ने झट से दरवाजा खोला। सामने विकास खड़ा था, लेकिन वह अकेला नहीं था। उसके 2 दोस्त उसे पकड़कर खड़े थे। विकास पूरी तरह नशे में धुत था। उसकी कमीज के बटन खुले थे और उसके मुंह से वही तीखी शराब की बदबू आ रही थी जिसने रेखा की सुहाग रात को बर्बाद किया था। विकास के दोस्त उसे सोफे पर पटक कर हंसते हुए चले गए। रेखा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके हाथ कांपने लगे। उसने विकास के करीब जाकर उसे झकझोरा। विकास, ये क्या है? आपने तो कसम खाई थी ना? आपने तो कहा था कि आप उस काली बोतल को हाथ भी नहीं लगाएंगे, फिर आज ये सब क्या है? विकास ने अपनी लाल आंखें खोली और एक डरावनी हंसी हंसा। उसने रेखा का हाथ झटक दिया और लड़खड़ाती आवाज में बोला, कसम? कैसी कसम? वो तो कल तुम्हें शांत करने के लिए एक नाटक था। तुम औरतें बस रोना धोना जानती हो। मुझे मत रोको रेखा, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। जब रेखा ने उसे रोकने की कोशिश की और शराब की बोतल छीननी चाही, तो विकास का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने आओ देखा न ताव रेखा को जोर से धक्का दिया। रेखा का सिर पास रखे एक लकड़ी के मेज से जा टकराया। उसके माथे से खून की एक पतली लकीर बहने लगी। रेखा दर्द से कराह उठी, पर विकास को कोई फर्क नहीं पड़ा। विकास सोफे पर लेटकर खर्राटे लेने लगा। रेखा ने खून पोंछा और उस टूटी हुई मेज को देखा। उसे समझ आ गया कि जिस इंसान के लिए उसने अपनी खुशियां दांव पर लगाई थी,
उसके लिए वादा और कसम सिर्फ एक शब्द थे। उस काली अंधेरी रात में अपने माथे के घाव को सहलाते हुए रेखा ने एक कड़वा सच स्वीकार कर लिया, विकास कभी नहीं बदलेगा। रात भर रेखा माथे पर ठंडी पट्टी रखती रही। दर्द सिर में कम, कलेजे में ज्यादा था। उसने सोचा था कि सुबह जब घर के बड़े जागेंगे वो विकास की इस हरकत पर उसे टोकेंगे। उसे उम्मीद थी कि उसकी सासू माँ, जो खुद एक औरत है, अपनी बहू का दुख समझेगी। सुबह होते ही रेखा रसोई में गई। सासू माँ वहाँ चाय बना रही थी। रेखा ने अपना माथा झुकाकर उन्हें चोट दिखाई और भीगी आंखों से कहा, माँ जी देखिए, रात को विकास जी ने क्या किया। उन्होंने फिर से शराब पी और मना करने पर मुझे धक्का दे दिया। सासू माँ ने एक पल के लिए रेखा की चोट को देखा, फिर बेरुखी से मुंह फेर लिया। उन्होंने चाय का कप मेज पर रखते हुए कहा, देखो बहू, मर्द बाहर काम पर जाते हैं। थोड़ा बहुत तनाव कम करने के लिए पी ली तो क्या हुआ, और अगर तूने बहस ना की होती तो वह हाथ क्यों उठाता। हमारे जमाने में तो हमने इससे भी ज्यादा सहा है, पर कभी घर की बात बाहर नहीं निकाली। चुपचाप अपना काम कर और उसका मूड ठीक रख। रेखा सन्न रह गई। उसे समझ आ गया कि इस घर में इंसाफ की उम्मीद करना बेकार है। यहाँ जुल्म करने वाले से ज्यादा जुल्म सहने वाली को दोषी माना जाता है। शाम को विकास जब सोकर उठा तो उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। उल्टा वह और भी ज्यादा आक्रामक हो गया। उसने रेखा को रसोई में ही पकड़ लिया और दीवार से सटाकर बोला, सुना है तूने मेरी शिकायत माँ से की है। याद रखना, इस घर में पत्ता भी मेरी मर्जी के बिना नहीं हिलता। अगर आइंदा अपनी जुबान खोली तो ये माथे की चोट तो बस शुरुआत होगी। रेखा उस दिन चुप रही, पर उसके अंदर कुछ टूट रहा था और कुछ नया जुड़ रहा था। रात हुई और फिर वही मंजर। विकास फिर से नशे में धुत होकर आया। इस बार वह और भी ज्यादा चिड़चिड़ा था, क्योंकि ऑफिस में उसका किसी से झगड़ा हो गया था। उसने आते ही खाने की थाली उठाकर फेंक दी। ठंडा खाना खिलाएगी मुझे? क्या इसीलिए ब्याह कर लाया था तुझे? उसने चिल्लाकर कहा। रेखा ने हिम्मत जुटाकर कहा, खाना गरम ही है, आप बस होश में नहीं हैं। यह सुनना था कि विकास का आपा खो गया। उसने रेखा का हाथ मरोड़ा और उसे घसीटते हुए मुख्य द्वार तक ले गया। घर के बाकी लोग अपने कमरों में दुबक गए। किसी ने बाहर आने की जहमत नहीं उठाई। विकास ने दरवाजा खोला और रेखा को बाहर धक्का दे दिया। जा, अपनी आजादी मुबारक हो तुझे। आज की रात बाहर ही गुजार, तब तुझे समझ आएगा कि छत की कीमत क्या होती है। उसने कड़कती आवाज में कहा और धड़ाम से दरवाजा बंद कर दिया। बाहर कड़ाके की ठंड थी और सन्नाटा पसरा था। रेखा के तन पर सिर्फ एक साधारण सी साड़ी थी। उसने अपनी सुहाग की चूड़ियों को देखा, जो घसीटे जाने की वजह से टूट चुकी थी। उसने दरवाजे को पीटा, रोई, चिल्लाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उस अंधेरी और ठंडी रात में सड़क के किनारे एक खंभे के नीचे बैठकर रेखा ने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों के आंसू अब सूख चुके थे। उसने तय कर लिया था कि जिस घर की छत इज्जत न दे सके, उस छत के नीचे दम घुटने से बेहतर है कि खुले आसमान के नीचे संघर्ष किया जाए। उस सर्द रात ने रेखा के भीतर की कोमल स्त्री को मारकर एक चट्टान जैसे इरादे वाली औरत को जन्म दे दिया था। जब सुबह की पहली किरण फूटी तो रेखा ने उस घर की चौखट की ओर मुड़कर भी नहीं देखा। अपनी फटी हुई साड़ियों की एक छोटी सी पोटली और शादी में मिली अपनी माँ की एक आखिरी निशानी, सोने की एक पतली सी चेन को लेकर वह बस स्टैंड की ओर चल पड़ी। उसके पास न कोई ठिकाना था, न कोई सहारा, बस एक जिद थी कि अब दोबारा उस नर्क में कदम नहीं रखना है। उसने अपनी जेब टटोली। मात्र चंद रुपयों के साथ
वह एक ऐसी बस में सवार हो गई जो उसे अनजान शहर दिल्ली की ओर ले जा रही थी। बस की खिड़की से पीछे छूटते हुए पेड़ों और रास्तों को देखते हुए रेखा की आंखों में आंसू तो थे, पर हाथ कांप नहीं रहे थे। दोपहर तक वह दिल्ली के भीड़-भाड़ वाले बस अड्डे पर खड़ी थी। ऊंची इमारतें, भागती गाड़ियां और लोगों का रेला। इस बड़े शहर में रेखा खुद को एक तिनके की तरह महसूस कर रही थी। भूख के मारे उसके पेट में मरोड़ उठ रहे थे, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह भरपेट खाना खा सके। वह पूरा दिन काम की तलाश में एक दुकान से दूसरी दुकान भटकती रही। कोई उसे अनपढ़ समझकर भगा देता, तो कोई उसकी अकेली हालत देखकर गंदी नजरें डालता। शाम होते होते उसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। थक हार कर वह एक पुराने हाईवे के किनारे बने छोटे से ढाबे के बाहर बैठ गई। ढाबे से आती तड़के की महक ने उसकी भूख को और भी बेकाबू कर दिया था। उसने देखा कि ढाबे पर बहुत भीड़ थी और बर्तन धोने वाला लड़का काम छोड़कर कहीं भाग गया था। ढाबे का मालिक एक बुजुर्ग शख्स था जिसका नाम रामू काका था। खुद परेशान होकर गंदे बर्तनों के ढेर को देख रहा था। रेखा ने अपनी झिझक छोड़ी और हिम्मत जुटाकर रामू काका के पास गई। बाबूजी, क्या मैं ये बर्तन साफ कर सकती हूँ? बदले में मुझे बस 2 वक्त की रोटी और यहाँ कोने में सोने की जगह दे दीजिएगा। काका ने पहले तो उसे ऊपर से नीचे तक देखा। एक अच्छे घर की बहू जैसे दिखने वाली औरत को बर्तन मांजने की बात करते देख उन्हें हैरानी हुई, पर रेखा की आंखों की सच्चाई और मजबूरी देखकर उनका दिल पसीज गया। उस रात रेखा ने हजारों गंदे बर्तन धोए। उसके कोमल हाथ साबुन के पानी और राख से फटने लगे थे, पर उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसे खुशी थी कि आज वह किसी के जुल्म की रोटियां नहीं, बल्कि अपनी मेहनत की रोटी खाएगी। काम खत्म करने के बाद रामू काका ने उसे थाली में दाल रोटी दी। उस सादे खाने में जो स्वाद था, वह रेखा को विकास के घर के 56 भोग में भी कभी नहीं मिला था। ढाबे के एक छोटे से कोने में बिछी अपनी फटी चादर पर लेटी रेखा ने आसमान के तारों को देखा। उसके पास अब छत तो नहीं थी, पर उसके स्वाभिमान पर अब कोई चोट करने वाला भी नहीं था। वह जानती थी कि रास्ता मुश्किल है, लेकिन उसने अंधेरे से निकलकर उजाले की ओर अपना पहला कदम बढ़ा दिया था। रामू काका के ढाबे पर काम करते हुए रेखा को 1 महीना बीत चुका था। उसके हाथ अब बर्तन मांजने के सख्त काम के आदी हो गए थे, लेकिन उसका दिमाग हमेशा कुछ बेहतर करने की फिराक में रहता था। एक दोपहर की बात है, ढाबे का मुख्य रसोइया अचानक बीमार हो गया। ढाबे पर शहर के कुछ बाबू और पास की फैक्ट्री के मजदूरों की भारी भीड़ जमा थी। रामू काका परेशान थे कि अब खाना कौन बनाएगा। रेखा ने आगे बढ़कर कहा, काका, अगर आप इजाजत दें तो आज का खाना मैं बना लूं। मुझे खाना बनाने का शौक है। काका के पास और कोई चारा नहीं था। उन्होंने हामी भर दी। रेखा ने अपनी साड़ी का पल्लू कमर में बांधा और रसोई की कमान संभाल ली। उसने सादी सी अरहर की दाल को हींग जीरे का तड़का दिया, आलू गोभी की सूखी सब्जी बनाई और गर्मा गर्म फूली हुई रोटियां उतारने लगी। जैसे ही खाना ग्राहकों के पास पहुंचा, पूरे ढाबे में सन्नाटा छा गया। हर कोई बस स्वाद में खो गया था। एक सरकारी दफ्तर के बाबू ने हाथ धोते हुए कहा, काका, आज के खाने में तो माँ के हाथ का स्वाद है। किसने बनाया है ये? काका ने गर्व से रेखा की ओर इशारा किया। उस दिन के बाद से ढाबे की रौनक दोगुनी हो गई। लोग दूर दूर से रेखा के हाथ का खाना खाने आने लगे। रेखा ने गौर किया कि बहुत से कुंवारे लड़के और दफ्तर के कर्मचारी रात को ढाबे पर आकर खाना नहीं खा पाते थे और बाहर का तेल मसाले वाला खाना खाकर बीमार पड़ रहे थे। रेखा के मन में एक विचार आया। उसने रामू काका से बात की, काका,
क्यों ना हम उन लोगों के लिए टिफिन सेवा शुरू करें जो घर जैसा खाना चाहते हैं। मैं सुबह जल्दी उठकर टिफिन तैयार करूंगी और शाम को भी। काका को विचार पसंद आया। रेखा ने अपनी माँ की दी हुई वह सोने की चैन पास के एक सुनार के पास गिरवी रखी और उन पैसों से कुछ स्टील के टिफिन और ताजी सब्जियां खरीदी। पहले दिन उसने सिर्फ 5 टिफिन तैयार किए। उसने हर टिफिन के साथ एक छोटी सी पर्ची पर लिखा, घर का स्वाद, माँ की ममता के साथ। अगले दिन 10, फिर 20 और 1 महीने के भीतर रेखा को 100 टिफिन के ऑर्डर मिल गए। अब वह सिर्फ एक बर्तन धोने वाली या रसोइया नहीं थी, बल्कि एक छोटी सी उद्यमी बन गई थी। उसने अपने काम में मदद के लिए 2 और गरीब और बेसहारा महिलाओं को काम पर रखा। रेखा का आत्मविश्वास अब 7वें आसमान पर था। उसे समझ आ गया था कि हुनर और मेहनत हो तो एक औरत को किसी विकास के रहमो करम की जरूरत नहीं है। वह अब खुद का छोटा सा कमरा किराए पर लेने की सोच रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी जिंदगी पटरी पर लौटने लगी, अतीत की एक परछाई ने उसे फिर से डराने की कोशिश की। एक शाम जब वह टिफिन पैक कर रही थी, उसने अखबार में एक खबर पढ़ी। वह खबर विकास के शहर की थी, जहां उसके ससुराल वालों के घर पर पुलिस का छापा पड़ा था। खबर पढ़कर रेखा के हाथ कांपने लगे। अखबार की उस खबर ने रेखा को एक पल के लिए विचलित जरूर किया था, लेकिन अब वह कमजोर रेखा नहीं थी। उसने ठंडी आह भरी और अखबार एक तरफ रख दिया। उसे एहसास हुआ कि विकास और उसके परिवार का अंत तो उसी दिन हो गया था जब उन्होंने एक निर्दोष पर जुल्म किया था। अब रेखा का पूरा ध्यान सिर्फ अपने काम पर था। टिफिन सर्विस का काम अब ढाबे की एक छोटी सी रसोई से संभल नहीं पा रही थी। ग्राहकों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अब केवल ऑफिस जाने वाले लोग ही नहीं, बल्कि शहर के बड़े बड़े हॉस्टल और अस्पताल भी रेखा से संपर्क करने लगे थे। रेखा को समझ आ गया था कि अब उसे एक बड़ी जगह और अपनी एक पहचान की जरूरत है। रामू काका ने रेखा की लगन को देखकर अपने जीवन भर की जमा पूंजी और रेखा की छोटी सी बचत को मिलाकर एक पुराना गोदाम किराए पर लेने में उसकी मदद की। रेखा ने उस धूल भरे गोदाम को साफ किया, उसे सफेदी करवाई और वहां एक आधुनिक रसोई तैयार की। उसने अपनी कंपनी का पंजीकरण कराया और उसे नाम दिया RV फूड्स। लोग समझते थे कि वी का मतलब विकास है, लेकिन रेखा के लिए इसका मतलब विक्ट्री यानी उसकी जीत था। रेखा ने अब अपने साथ 10 और ऐसी महिलाओं को काम पर रखा जो समाज की ठुकराई हुई थी या विधवा थी। उसने उन्हें सिखाया कि कैसे साफ सफाई और प्यार से खाना बनाया जाता है। RV फूड्स की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वहाँ खाना बिल्कुल वैसा ही बनता था जैसा एक माँ अपने बच्चे के लिए घर में बनाती है। कम तेल, कम मसाले और ढेर सारा अपनापन। धीरे धीरे रेखा ने अपनी टिफिन सर्विस को डिजिटल कर दिया। उसने एक छोटा सा ऐप बनवाया जिसके जरिए लोग घर बैठे खाना ऑर्डर कर सकते थे। देखते ही देखते जो रेखा कभी एक रोटी के लिए मोहताज थी, आज वह 100 से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रही थी। उसने शहर के एक मुख्य इलाके में अपना पहला बड़ा आउटलेट खोला। सफलता के इस शिखर पर पहुंचकर भी रेखा भूली नहीं थी कि वह कहां से आई है। वह हर रविवार को गरीब बच्चों को मुफ्त खाना खिलाती थी। उसकी सादगी और उसकी कहानी शहर के अखबारों में छपने लगी। वह अब एक प्रेरणा बन चुकी थी। एक दिन एक बड़ी कॉरपोरेट मीटिंग के दौरान रेखा को शहर के सबसे बड़े यंग एंटरप्रेन्योर अवार्ड के लिए चुना गया। अवार्ड फंक्शन की तैयारी चल रही थी और रेखा को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। वह अपनी सफलता का आनंद ले रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसी शहर के किसी कोने में किस्मत एक और जाल बुन रही थी। विकास, जो शराब के नशे में अपनी सुध बुध खो चुका था, अब पूरी तरह बर्बाद हो चुका था।
उसकी नौकरी जा चुकी थी और घर बिक चुका था। वह दाने दाने को तरस रहा था और काम की तलाश में भटकते हुए उसी शहर में आ पहुंचा था जहां रेखा का साम्राज्य फैल रहा था। रेखा का नाम अब पूरे शहर की जुबान पर था। आरवी फूड्स के विज्ञापन अब बड़े बड़े होर्डिंग्स पर नजर आने लगे थे। रेखा की एक मुस्कुराती हुई तस्वीर जिसके नीचे लिखा था, मेहनत का स्वाद, घर जैसा एहसास। रेखा आज एक आलीशान फ्लैट में रहती थी और अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी हुई गाड़ी में घूमती थी। लेकिन इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी उसने जमीन नहीं छोड़ी थी। वह आज भी रोज सुबह अपनी रसोई में जाकर मसालों की जांच खुद करती थी। दूसरी तरफ विकास की हालत किसी जिंदा लाश जैसी हो गई थी। शराब ने उसके लीवर को छलनी कर दिया था और उसकी जेब में 1 रुपया भी नहीं बचा था। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था और भाइयों ने उसे जायदाद से बेदखल कर दिया था। वह दिल्ली की गाड़ियों में काम की तलाश में भटक रहा था ताकि कम से कम एक वक्त की रोटी और रात की सस्ती शराब का इंतजाम कर सके। एक दोपहर भूख से बेहाल विकास एक कचरे के ढेर के पास खड़ा था जहां उसे एक पुराना फटा हुआ अखबार मिला। जैसे ही उसने अखबार उठाया, उसकी नजर पहले पन्ने पर छपी एक बड़ी सी तस्वीर पर पड़ी। वह तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि उसकी अपनी पत्नी रेखा की थी, जिसे उसने 2 साल पहले एक ठंडी रात में घर से धक्का देकर निकाल दिया था। विकास की फटी हुई आंखें अखबार की सुर्खियों को बार बार पढ़ रही थी। संघर्ष की मिसाल, बर्तन धोने वाली महिला आज है करोड़ों की मालकिन। विकास को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वही रेखा जो उसके सामने हाथ जोड़कर रोया करती थी, आज इतनी बड़ी शख्सियत बन गई थी। उसके मन में एक तरफ शर्मिंदगी थी तो दूसरी तरफ एक लालच ने जन्म ले लिया। उसने सोचा, आखिर है तो वह मेरी पत्नी ही ना। अगर मैं उसके पास जाऊं और माफी मांग लूं तो मेरी सारी गरीबी एक पल में दूर हो जाएगी। विकास ने जैसे तैसे रेखा के ऑफिस का पता लगाया। वह फटे हुए कपड़ों में कांपते हाथों के साथ आरवी फूड्स के मुख्य दफ्तर के बाहर जा पहुंचा। वहां की चमक धमक और पहरेदारों को देखकर उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। उसने गेट पर खड़े गार्ड से कहा, मुझे अपनी मालकिन से मिलना है, मैं उसका पति हूँ। गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और ठहाका मार कर हंसा। तू हमारी मैडम का पति? चल भाग यहाँ से, शक्ल देखी है अपनी, रोज तेरे जैसे 10 पागल आते हैं। गार्ड ने उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। विकास सड़क पर गिर पड़ा, लेकिन उसकी जिद अब जुनून बन चुकी थी। वह वहीं सड़क के किनारे बैठ गया, इस इंतजार में कि कभी तो रेखा बाहर आएगी। शाम को जब रेखा की सफेद रंग की लग्जरी गाड़ी ऑफिस के गेट से बाहर निकली तो विकास चिल्लाते हुए गाड़ी के आगे कूद गया। ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाए। रेखा को लगा कि कोई एक्सीडेंट हो गया है। वह घबराकर गाड़ी से नीचे उतरी। जैसे ही उसकी नजर सामने जमीन पर पड़े उस बदहाल शख्स पर पड़ी, रेखा के पैर वहीं जम गए। मैली दाढ़ी, फटी कमीज और शराब की बदबू से भरा वह इंसान कोई और नहीं, उसका पति विकास था। 2 साल बाद दोनों की नजरें मिली, पर इस बार रेखा की आंखों में डर नहीं बल्कि एक गहरी नफरत और जीत की चमक थी। गाड़ी की हेडलाइट्स की तेज रोशनी में विकास का चेहरा साफ दिख रहा था। वह घुटनों के बल बैठा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रेखा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही शख्स है जो कभी शेर की तरह दहाड़ता था और आज एक भीगे चूहे की तरह सड़क पर पड़ा था। विकास ने जैसे ही रेखा को देखा, वह रेंगता हुआ उसके पैरों के पास आ गया। रेखा, मुझे माफ कर दो रेखा, देखो मेरी क्या हालत हो गई है। भगवान ने मुझे मेरे किए की सजा दे दी है। मैं भटक गया था, मुझे एक मौका दे दो। मैं तुम्हारा वही विकास बनकर रहूंगा
जैसा तुम चाहती थी। उसकी आवाज में वो पुरानी अकड़ गायब थी। उसकी जगह एक गिड़गिड़ाहट थी। आसपास के लोग और ऑफिस का स्टाफ इकट्ठा हो गया था। सब हैरान थे कि शहर की इतनी बड़ी बिजनेस वूमेन का पति इस हाल में है। रेखा का दिल एक पल के लिए कांपा, पर उसे तुरंत वो सर्द रात याद आ गई जब इसी आदमी ने उसे बिना कपड़ों और बिना पैसों के सड़क पर फेंक दिया था। उसे याद आए अपने फटे हुए हाथ और वो जिल्लत जो उसने सहा था। रेखा ने ठंडे स्वर में कहा, खड़े हो जाओ विकास, तमाशा मत बनाओ। विकास को लगा कि रेखा पिघल रही है। वह खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर बोला, मुझे पता था तुम मुझे माफ कर दोगी। आखिर हम 7 जन्मों के साथी हैं। चलो अब मुझे इस नर्क से बाहर निकालो। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगा। रेखा ने उसकी आंखों में देखा। उन आंखों में पछतावा कम और उसकी दौलत के प्रति लालच ज्यादा दिख रहा था। रेखा ने गहरी सांस ली और अपने मैनेजर को बुलाया। इसे पास के एक होटल में ले जाओ, साफ कपड़े दो और खाना खिलाओ। और हाँ, डॉक्टर को बुलाकर इसकी सेहत की जांच भी करवाओ। विकास के चेहरे पर जीत की मुस्कान आ गई। उसे लगा कि उसका दांव चल गया है। उसे लगा कि अब उसे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वह फिर से ठाठ बाट से रहेगा। होटल पहुंचकर उसने जमकर खाना खाया और अपनी किस्मत को सराहा। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि रेखा अब वह भोली भाली लड़की नहीं थी जिसे बहलाया जा सके। अगली सुबह रेखा खुद उस होटल में पहुंची। विकास ठाठ से सोफे पर बैठा चाय पी रहा था। रेखा को देखते ही वह बोला, अरे रेखा, आओ, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब बताओ, गाड़ी कब आएगी मुझे घर ले जाने के लिए? और हाँ, मुझे कुछ पैसे की भी जरूरत थी। मेरा पुराना कर्जा चुकाना है। रेखा ने एक लिफाफा मेज पर रखा। विकास ने झपटकर उसे खोला, पर उसमें पैसे नहीं बल्कि कुछ कानूनी कागजात थे। रेखा की आवाज में बर्फ जैसी ठंडक थी। ये तलाक के कागजात हैं विकास, इस पर दस्तखत कर दो। विकास के हाथ से चाय का कप छूट गया। तलाक? तुम पागल हो गई हो? मैं तुम्हारा पति हूँ। रेखा की बात सुनकर विकास का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। जो पछतावा और आंसू कल रात उसकी आंखों में थे, वे पल भर में गायब हो गए। उसने तलाक के कागजात उठाकर हवा में लहराते हुए और जोर से हंसा। तलाक? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? रेखा, भूल गई क्या कि तुम्हारी कामयाबी के पीछे मेरा हाथ है? अगर मैं तुम्हें उस रात घर से नहीं निकालता तो क्या तुम आज इस मुकाम पर होती? रेखा उसकी बेशर्मी देखकर दंग रह गई। विकास ने आगे बढ़कर कहा, कानून की नजर में तुम अभी भी मेरी पत्नी हो। तुम्हारी इस करोड़ों की कंपनी और जायदाद पर आधा हक मेरा है। अगर तुमने मुझे अपने साथ उस बंगले में नहीं रखा और मुझे मेरी ऐशो आराम की जिंदगी नहीं दी, तो मैं कोर्ट जाऊंगा और दुनिया को बताऊंगा कि तुम एक धोखेबाज औरत हो जिसने अपने पति को बेसहारा छोड़ दिया। रेखा ने शांत रहकर उसकी सारी बातें सुनी। वह समझ गई थी कि विकास नहीं बदला है। वह बस भूखा था, इसलिए कल गिड़गिड़ा रहा था। अब जब उसे उम्मीद दिखी तो उसका असली लालची स्वभाव बाहर आ गया। रेखा ने कुर्सी खींची और आराम से विकास के सामने बैठ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, विकास, तुम शायद भूल रहे हो कि तुम एक सफल बिजनेस वूमेन से बात कर रहे हो। कोर्ट जाने की धमकी मुझे मत दो। जिस रात तुमने मुझे घर से निकाला था, उस मोहल्ले के 3 पड़ोसियों ने तुम्हारी दरिंदगी देखी थी और मेरे पास उस अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट्स आज भी है जहां मैंने अपने माथे के जख्म का इलाज कराया था। विकास के माथे पर पसीना आने लगा। रेखा ने जारी रखा, रही बात हक की,
तो कंपनी के पेपर्स में तुम्हारा कहीं नाम नहीं है। मैंने पाई पाई अपनी मेहनत से जोड़ी है। अगर तुम चुपचाप इन कागजात पर दस्तखत कर देते हो तो मैं तुम्हारी सेहत और रहने का कुछ इंतजाम कर दूंगी। लेकिन अगर तुमने मुझसे लड़ने की कोशिश की तो मैं तुम्हें उस जेल की हवा खिलाऊंगी जहां तुम्हें पीने के लिए शराब नहीं, सिर्फ अपनी गलतियों पर पछतावे के आंसू मिलेंगे। विकास ने गुस्से में आकर मेज पर रखा कांच का गिलास फर्श पर दे मारा। मैं नहीं डरता, मैं देखूंगा कि तुम मुझे कैसे रोकती हो। वह पैर पटकता हुआ होटल के कमरे से बाहर निकल गया। उसे लगा कि वह बाहर जाकर मीडिया या पुलिस की मदद से रेखा को बदनाम कर देगा, लेकिन जैसे ही वह होटल के लॉबी में पहुंचा, वहां पुलिस खड़ी थी। रेखा ने पहले ही विकास के खिलाफ घरेलू हिंसा और उत्पीड़न का पुराना केस फिर से खुलवा दिया था, जो उसने शहर छोड़ने से पहले दर्ज कराने की कोशिश की थी, पर डर के मारे पीछे हट गई थी। पुलिस को देखते ही विकास के पैर कांपने लगे। इंस्पेक्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, विकास जी, आपकी पत्नी ने नहीं बल्कि कानून ने आपको बुलाया है। चलिए, पुराने हिसाब किताब बाकी है। पुलिस की गिरफ्त में आते ही विकास की सारी हेकड़ी निकल गई। वह गिड़गिड़ाने लगा, इंस्पेक्टर साहब, यह सब झूठ है। रेखा मुझे फंसा रही है क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है, लेकिन पुलिस के पास रेखा द्वारा जमा किए गए ठोस सबूत थे। उन गवाहों के बयान थे जिन्होंने उस काली रात विकास को अपनी पत्नी पर हाथ उठाते और उसे सड़क पर फेंकते देखा था। विकास को हवालात ले जाया गया। वहां की सलाखों के पीछे की गंदगी और घुटन ने उसे उसकी औकात याद दिला दी, लेकिन विकास हार मानने वालों में से नहीं था। उसने जेल से ही अपने एक पुराने दोस्त को संदेश भेजा, जो शहर का एक छोटा मोटा वकील था। उसने सोचा कि अगर वह रेखा की छवि खराब कर दे तो वह समझौते के लिए मजबूर हो जाएगी। अगले दिन शहर के स्थानीय अखबारों और सोशल मीडिया पर एक खबर फैलने लगी, करोड़ों की मालकिन रेखा के अतीत का काला सच। क्या अपनी सफलता के लिए उसने अपने बीमार पति को दरबदर किया। विकास के वकील ने रेखा पर इल्जाम लगाया कि उसने ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद अपने गरीब पति को पहचानने से इनकार कर दिया और उसे झूठे केस में फंसा दिया। रेखा के ऑफिस के बाहर मीडिया का जमावड़ा लग गया। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ लोग रेखा के पक्ष में थे तो कुछ उसे बेवफा और लालची कहने लगे। आरवी फूड्स के शेयर्स गिरने लगे और कई बड़े कॉन्ट्रैक्ट पर खतरा मंडराने लगा। रेखा के शुभचिंतकों ने उसे सलाह दी, रेखा, विकास को कुछ पैसे देकर मामला रफा दफा कर दो, वरना तुम्हारी बरसों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। रेखा के चेहरे पर एक सिकन तक नहीं आई। उसने अपने वकील से कहा, मैंने अपनी पहचान सच्चाई के दम पर बनाई है और मैं इसे झूठ के आगे नहीं झुकने दूंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ। शहर के सबसे बड़े ऑडिटोरियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। कैमरे की लाइटें रेखा के चेहरे पर थी। रेखा ने माइक संभाला और बिना किसी घबराहट के अपनी पूरी कहानी सुनाई। वह पहली रात, वो टूटी हुई चूड़ियां, वो माथे का घाव और वो रात जब उसे सड़क पर फेंक दिया गया था। उसने अपनी पुरानी मेडिकल रिपोर्ट्स और उस रात की तस्वीरें बड़ी स्क्रीन पर दिखा दी। उसने भरे गले से कहा, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आज मैं यहाँ हूँ तो इसलिए नहीं कि मैंने किसी का हक मारा है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैंने उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई जिसे समाज किस्मत कहता है। विकास मेरा पति नहीं, मेरे जीवन का वो अंधेरा है जिसे मैंने खुद से दूर कर दिया है। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। रेखा की सच्चाई ने सबको निरुत्तर कर दिया। जो लोग उसे बुरा कह रहे थे वे अब उसकी हिम्मत की दाद दे रहे थे। मीडिया का रुख बदल गया और विकास की चाल उसी पर उल्टी पड़ गई। मानहानि के केस में
विकास की सजा और भी बढ़ गई। जेल की काल कोठरी में बैठा विकास अब पूरी तरह टूट चुका था। उसे समझ आ गया था कि रेखा अब वो अबला नारी नहीं है, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जिसे वह कभी नहीं हरा पाएगा। जेल की सलाखों के पीछे विकास का हर दिन पछतावे और गुस्से के बीच बीत रहा था। मानहानि और घरेलू हिंसा के केस ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। जब उसे समझ आ गया कि अब कानून और समाज दोनों ही रेखा के साथ है, तो उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। उसने जेल से ही रेखा को एक पत्र लिखा, जिसमें उसने बिना किसी शर्त के तलाक के कागजात पर दस्तखत करने की सहमति दे दी। उसने लिखा, रेखा, तुम जीत गई। मैंने तुम्हें कमजोर समझा था, पर तुम तो फौलाद निकली। कुछ हफ्तों बाद कोर्ट की कार्यवाही पूरी हुई और रेखा कानूनी रूप से विकास के चंगुल से आजाद हो गई। कोर्ट परिसर से बाहर निकलते समय रेखा ने एक लंबी और सुकून भरी सांस ली। आज वह सिर्फ एक सफल बिजनेस वूमेन नहीं थी, बल्कि वह अपने अतीत की बेड़ियों से भी मुक्त हो चुकी थी। विकास को उसकी सजा मिली और उसे नशा मुक्ति केंद्र भेज दिया गया, ताकि वह अपने जीवन के बचे हुए दिन कम से कम होश में गुजार सके। रेखा ने मानवता के नाते उसके इलाज का खर्च उठाने का फैसला किया, लेकिन उसने साफ कह दिया कि वह उससे कभी दोबारा नहीं मिलेगी। आरवी फूड्स अब केवल एक कंपनी नहीं, बल्कि उन हजारों महिलाओं के लिए एक उम्मीद का केंद्र बन चुका था, जो अपने घरों में जुल्म सह रही थी। रेखा ने अपने मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा आशा फाउंडेशन नाम की एक संस्था को दान करना शुरू किया, जो बेसहारा महिलाओं को हुनर सिखाती और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करती थी। सालों बाद रेखा अपने आलीशान ऑफिस की खिड़की से ढलते हुए सूरज को देख रही थी। उसे वो रात याद आई जब वह एक पोटली लेकर बस स्टैंड पर खड़ी थी। आज उसके पास सब कुछ था, दौलत, शोहरत और सबसे बढ़कर आत्मसम्मान। तभी उसकी सेक्रेटरी ने आकर कहा, मैम, नए प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग के लिए सब तैयार हैं। रेखा मुस्कुराई और अपनी मेज पर रखे उस पुराने स्टील के टिफिन को देखा, जिसे उसने अपनी पहली कमाई की याद के तौर पर रखा था। उसने उठकर अपना कोट पहना और आत्मविश्वास के साथ बाहर निकल गई। रेखा की कहानी शहर की हर दीवार पर प्रेरणा बनकर लिखी जा चुकी थी। उसने साबित कर दिया कि कोई भी पुरुष किसी स्त्री की किस्मत नहीं लिखता, बल्कि स्त्री खुद अपनी मेहनत और साहस से अपनी तकदीर की इबादत लिखती है। जुल्म सहना भी उतना ही बड़ा पाप है जितना जुल्म करना। अगर आपके पास हुनर और हिम्मत है, तो आप दुनिया के किसी भी अंधेरे से बाहर निकलकर अपना सूरज खुद उगा सकते हैं। दोस्तों, यह थी रेखा की कहानी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी। मिलेंगे अगले कहानी में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।